आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का प्रिंसिपल है, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, यहाँ पर उल्टा होगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। सोचो ना, एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, उससे रिलीज होने वाली एनर्जी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। काफी बड़ी बात है। ये दिमाग में आया कैसे होगा साइंटिस्ट का? सोचे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम भी सोच सकते हो। चलो हम लोग देखते हैं क्या होगा। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर मैं एग्जांपल लूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हम लेते हैं जिंक, फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हाँ, इसका कलर कौन सा होता है बच्चों, बोलो मुझे? ब्लू कलर होता है ना? तो हमको पता है जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर, है ना? और फिर जिंक सल्फेट बनेगा और फिर कॉपर डिपॉजिट होगा। डाउनवर्ड एरो का मतलब है कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। अगर ये रिएक्शन मैं एक बीकर में कैरी कर रहा हूं, सपोज मैंने यहां पर एक बीकर लिया और यहां पर मैंने ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का। ये कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन एक्वेस, पानी में बनाया इसलिए एक्वेस है। ये सॉल्यूशन का कलर कौन सा है? ब्लू कलर, ठीक है। और इसमें मैंने जिंक का रॉड अगर डिप किया, सपोज ये जिंक का रॉड है, ये जिंक का रॉड मैंने डिप किया और ये जिंक के रॉड को मैंने ऐसा बीकर में हिलाने को चालू किया, तो एक जादू हो रही है, मैजिक ये हो रही है कि ये सॉल्यूशन जो है उसका ब्लू कलर जो है वो आस्ते आस्ते कम हो जाएगा, आस्ते आस्ते ब्लू कलर कम होगा। दूसरी चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यहां पर जिंक रॉड का जो साइज है वो कम होने को चालू होगा। जिंक रॉड का साइज कम हो रहा है, ये देखो। अभी जिंक रॉड का साइज कम हो गया, उसके साथ मैं ये भी देखूंगा कि यहां पर रेड कलर के स्पॉट्स आ रहे। रेड मतलब कॉपर का जो कलर होता है वो रेड कलर के स्पॉट्स आ रहे हैं। तो मैं सोचने लगा यहां पर ये रिएक्शन क्या हो रही है। ये रिएक्शन में मैंने अगर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा तो ये 0 है, यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मतलब जिंक 0 से जिंक +2 कब हो सकता है? उसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, मतलब -2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये जिंक के रॉड में जो जिंक एटम्स है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं। अभी ये अगर लूज करे, हमेशा मैं क्या कहता हूं, अगर लूज हो रहा है तो गेन भी होगा, अगर गेन होगा तो लूजर भी होगा। तो जिंक अगर लूज कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ले कौन रहा है? सॉल्यूशन में कॉपर आयंस थे, सल्फेट आयंस थे, बरोबर है? तो ये कॉपर आयंस जो है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके कॉपर एटम्स बनेंगे और ये कॉपर यहां पर डिपॉजिट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? अच्छा, तुम पूछोगे मुझे, सर फिर ये जिंक आयंस कहां जाएंगे? जिंक आयन, यहां पर जो जिंक है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स रॉड पे ही छोड़ेगा और जिंक आयन सॉल्यूशन में जाएगा। मतलब तुमको क्या लगता है कि देखो ना, सॉल्यूशन से कॉपर आयंस कम हो रहे हैं, कॉपर एटम्स में बन रहे हैं, यहां पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है और जिंक जो कि सॉल्यूशन में जा रहा है, तो सॉल्यूशन बनेगा जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को ब्लू कलर नहीं। इसका मतलब मैं कहूंगा कि ये जिंक रॉड के सरफेस पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है।
साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि अगर ये जिंक के सरफेस पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अगर ये लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, मतलब फ्लो भी हो रहा है, एक लूज कर रहा है एक गेन कर रहा है, तो यहां से लूजिंग हो रहा है यहां पर गेनिंग हो रहा है, तो फ्लो हो रहा है ना कंटिन्यूअस। तो जब फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का होगा, चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होना चाहिए। सिर्फ एक बात होनी चाहिए, साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्यों ना हम ये जो लॉस और गेन हो रहा है यहां पर एक ही बीकर में, वो हम दो बीकर में होने देंगे, तो ताकि एक्सटर्नली वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होगा तो फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो डेफिनेटली करंट फ्लो होगा। ये बेसिस से उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। कौन कौन? डैनियल भाई, गैल्वेनो भाई और वोल्टा भाई, ये तीनों ने देखो कैसे किया कंस्ट्रक्शन। हाँ, उन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया। अच्छा, ये इसके पहले ये तुमको समझ गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया मैं बताता हूं। अभी यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे मन में प्रश्न ये आएगा कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर वो जिंक लूज कर रहा है, कॉपर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसा क्यों नहीं होता है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करे जिंक गेन करे? तो इसके पहले हम सोचेंगे, हम देखेंगे पहले एक साइंटिस्ट के बारे में, और वो साइंटिस्ट का नाम है नर्मस्ट। हमेशा जैसे कहता हूं ग्रेट साइंटिस्ट थे। अब ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि कोई भी इलेमेंट मैं इलेमेंट कह रहा हूं, मतलब वो कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम, कोई भी इलेमेंट, क्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन गैस हो सकता है, कोई भी इलेमेंट, जब वो कोई भी इलेमेंट उसके आयंस के कांटेक्ट में आएगा, मैंने बताया तुमको आयन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसको चार्ज है। तो अगर इलेमेंट, इसका मतलब है इन कांटेक्ट विद, तो कोई भी इलेमेंट अगर उसके आयन के कांटेक्ट में आएगा तो उसके पास दो प्रॉपर्टीज आती है। कौन सी दो प्रॉपर्टीज आती है? दो प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी है टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरी प्रॉपर्टी है टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो प्रॉपर्टीज वो इलेमेंट को ध्यान में रखना। टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको सॉल्यूशन प्रेशर भी कहते हैं। सॉल्यूशन प्रेशर, उसको डिनोट करते हैं PS। और जो टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन है उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको डिनोट करते हैं हम PO से। तो जब जिंक है और कॉपर है तो वो दोनों के पास भी ये दोनों टेंडेंसीज है और थी। अब देखते हैं वो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वो जिंक रॉड के सरफेस पे ही लॉस हो रहा था, गेन हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का। अब हम देखते हैं कि उसको अगर एक्सटर्नली मुझे कैरी करना है, मतलब वही सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन हो रहे थे, अगर मुझे वो लॉस और गेन एक्सटर्नली करना है तो कैसे होगा।
मैं कहता हूं कि पहले मैं एक बीकर लेता हूं, ये बीकर में मैं जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेता हूं, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन एक्वियस, एक्वा पानी, जिंक सल्फेट को पानी में मिला के सॉल्यूशन, मतलब मेरे पास यहां पर जिंक आयंस है और मेरे पास यहां पर सल्फेट आयंस है ना, और इसमें मैं डिप करूंगा एक जिंक रॉड को, ये जिंक रॉड को मैंने डिप कर दिया। मतलब तुमको नहीं लगता है मैं नन्स थियरी से जा रहा हूं? नन्स थियरी में element in contact with its own ion, देखो element in contact with its own ion, वैसे ही zinc in contact with its own ions मतलब zinc ये element है, वो उसके ions के contact में आ गया, तो चलो भाई ये हो गया। अब यहां पर मैं लेता हूं दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन में मेरे पास कॉपर आयंस भी है और सल्फेट आयंस भी है, और इसमें मैं डिप करता हूं कॉपर रॉड को, अभी मैंने कॉपर रॉड को यहां पर डिप कर दिया, देखो अभी जिंक उसके आयंस के कांटेक्ट में, कॉपर उसके आयंस के कांटेक्ट में है, मतलब दोनों के पास ये दोनों टेंडेंसीज होगी, सॉल्यूशन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। याद करना, सॉल्यूशन प्रेशर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की है, ऑस्मोटिक प्रेशर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की है। वैसे ही कॉपर भी उसके आयंस के कांटेक्ट में है, मतलब कॉपर की भी टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब जब मैं ये दोनों को कनेक्ट करता हूं, जब मैं ये दोनों को कनेक्ट करता हूं, तो तुमको नहीं लगता ये दोनों की टेंडेंसीज कंपेयर होगी? चलो मैं टेंडेंसी कंपेयर करता हूं, टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसको कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मैं कंपेयर करता हूं। अब तुम मुझे बताओ, जिंक की टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और कॉपर की टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिंक की टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कम है, किससे? कॉपर से। कॉपर का टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, किससे? जिंक से। मतलब जिंक की टेंडेंसी गेन करने की कम है, तो कौन सी टेंडेंसी ज्यादा हुई? लूज करने की ज्यादा हुई। तो जिंक क्या करेगा? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन के गेन करेगा? लूज ही करेगा जब वो कॉपर के कांटेक्ट में आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जिंक, चलो जिंक इलेक्ट्रॉन्स को, हाँ मैं जिंक सॉलिड लिखता हूं क्योंकि जिंक यहां पर है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। कहां पर लूज करेगा? यहां पर ऑन द रॉड। उसको कहते हैं जिंक लीव्स बिहाइंड इट्स टू इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अपने दो इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर जो जिंक एटम है उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर छोड़ दिए। अभी वो जिंक आयन बन गया तो वो जिंक आयन सॉल्यूशन में से आएगा, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन। जिंक आयन कहां गया? पानी में गया, इसलिए मैं उसको लिखूंगा एक्वेस। अभी ये इलेक्ट्रॉन्स जो जिंक ने लूज किए, वो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो होके किसके पास आएंगे? कॉपर के पास आएंगे। देखो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए। अभी यहां पर ये रॉड के बाहर कॉपर आयंस है, तो वो क्या करेंगे? अरे वो भूखे हैं, इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंट है, तो वो क्या करेंगे? वो ये दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, उसको ले लेंगे। मतलब मैं लिखता हूं यहां पर, देखो कॉपर
आयंस, कहां से? सॉल्यूशन से। कॉपर आयंस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और बनेंगे क्या? कॉपर एटम। और ये कॉपर एटम यहां पर डिपॉजिट होगा। मतलब यहां से, समझ रहे क्या नहीं? यहां से जिंक आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं, यहां से कॉपर आयंस कम हो रहे हैं। तो जिंक कंटिन्यूअसली लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए ये इलेक्ट्रोड हो गया निगेटिवली चार्ज्ड। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद ये दिस रॉड विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। हमेशा ध्यान में रखो, तुम्हारे डेफिनेशंस जो है बचपन के, स्कूल में पढ़े हुए, बचपन के मतलब अभी भी बच्चे हो, स्कूल में पढ़े हुए जो डेफिनेशन है कैथोड और एनोड के, वो मैं अब चेंज करता हूं। हमेशा ध्यान में रखना, जहां पर, हमेशा ध्यान में रखना, जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसको कहेंगे एनोड, और जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसको कहेंगे कैथोड। अब गाइस तुम मुझे बताओ, यहां पर लॉस हो रहा है, अरे मतलब मैं यहां से एक पेन फेंक रहा हूं, वहां पर एक स्टूडेंट है वो कंटिन्यूअस गेन कर रहा है, तो तुमको नहीं लगता है देयर इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नेगेटिव चार्ज यहां से यहां जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। जब हम फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो हम कहते हैं, ध्यान में रखना, ये कन्वेंशन है, हमारे सहूलियत के लिए हम कह रहे हैं कि करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्चुअली देयर इज फ्लो ऑफ ओनली नेगेटिव चार्ज इन वन डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होगा? अरे पॉजिटिव चार्ज तो एक एटम में प्रोटॉन्स के होते हैं, और वो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, वो न्यूक्लियस से प्रोटॉन्स बाहर निकल के कैसे फ्लो करेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो ये एक कन्वीनियंस है हमारा, इसके लिए हम लोग फिजिक्स में इसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट। जब इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जाते हैं तो कन्वेंशनल करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब तुमको नहीं लगता है ये दोनों बीकर में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, कौन सी केमिकल रिएक्शंस हो रही है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो रिएक्शंस हो रही है उनको मैंने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तुम बोलोगे सर आपने तो कन्वर्ट किया, ऐसा आप बोल रहे हो, हमको कैसे दिखेगा, हमको कैसे समझेगा कि करंट फ्लो हो रहा है यहां पर? ठीक है ना भाई, एक काम करो, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर रख दो। तुम बोलोगे सर गैल्वेनोमीटर क्यों? मैंने अगर एक छोटा सा बल्ब लगाया तो चलेगा, मगर क्या होता है बोलो, मैं यहां पर जो करंट प्रोड्यूस होता है वो काफी कम होता है, और वो बल्ब का खुद का रेजिस्टेंस होगा, तो वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करके वो बल्ब को जलाना, उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो बल्ब जलेगा या जलेगा नहीं भी। तुम कहोगे सर करंट मेजर करना है तो एमीटर लगाएंगे, एमीटर को भी खुद का रेजिस्टेंस होता है। तो फिर मैंने गैल्वेनोमीटर क्यों यहां पर कनेक्ट किया? गैल्वेनोमीटर इसलिए मैंने कनेक्ट किया क्योंकि यहां पर ये पोटेंशियल, मैंने क्या दिया था वर्ड? रिडक्शन। इसका रिडक्शन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब दोनों का टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की जो ताकत है, वो ताकत में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस मतलब डिफरेंस इन पोटेंशियल मुझे गैल्वेनोमीटर में मिलेगा। और ये गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन हो गया, जब तुमने कनेक्ट करने के पहले ऐसा होगा, डिफ्लेक्शन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? देयर इज फ्लो ऑफ करंट। So deflection in the galvanometer proves that there is flow of current. भी तुम सोचोगे कि सर आपने तो सेल बना दिया मगर ये सेल में करंट फ्लो होगा नहीं, ऐसा तुम बोलोगे। क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। देखो ना, यहां से यहां कंप्लीट है, मगर ये दो सॉल्यूशंस कनेक्टेड है,
मतलब मैं लिखता हूं इसके प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं यहां पर? पहला, सर्किट इज नॉट कंप्लीट। बरोबर है, सर्किट इज नॉट कंप्लीट। दूसरा प्रॉब्लम, अब देखो यहां पर वर्किंग समझ के लो। हाँ, जिंक आयंस यहां से, ये जिंक के रॉड पे जो जिंक एटम्स है वो अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर छोड़ेंगे और जिंक आयंस मतलब सॉल्यूशन में जाएंगे। तो तुमको नहीं लगता है सॉल्यूशन में जिंक आयंस जाएंगे तो यहां पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा? जिंक आयंस, ये पॉजिटिव चार्ज कौन से फॉर्म में है? जिंक आयंस के फॉर्म में। मतलब जैसे जैसे सेल का वर्किंग होगा वैसे वैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। और ये पॉजिटिव चार्ज जो बढ़ा हुआ है वो तुमको नहीं लगता है अभी ये जिंक एटम्स तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे थे, मगर सपोज ये रॉड है, ये रॉड के बाजू में जिंक आयंस है और रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जिंक आयंस ये इलेक्ट्रॉन्स जो रॉड पे है उनको पकड़ के रखेंगे, मतलब उनको यहां पर जाने नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाएंगे नहीं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा नहीं, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा नहीं तो सेल विल स्टॉप वर्किंग। दूसरी बात है, यहां पर देखो कॉपर आयंस कम हो रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन में क्या बढ़ेगा? नेगेटिव चार्ज सल्फेट के फॉर्म में। मतलब होगा क्या, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा। अरे भाई तुम देखो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को जाने नहीं दे रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं दे रहा है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट नहीं होगा, सेल विल स्टॉप वर्किंग। मतलब क्या होगा, अगर ये सेल को अगर हमको चाहिए कि ये सेल काम करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करे, तो ये दोनों सॉल्यूशंस न्यूट्रल होने चाहिए। मतलब न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशंस। ये दो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, सर्किट को कैसे कंप्लीट करें। कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इधर एक वायर रखो, अरे वायर रखूंगा तो क्या ये नेगेटिव चार्ज यहां का और ये पॉजिटिव चार्ज यहां का कैसे न्यूट्रलाइज कैसे होगा? अलग कुछ आइडिया ढूंढना पड़ेगा, और वो अलग कुछ आइडिया अगली बार पढ़ते हैं क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो रहा है ना। सो रहे थे? नहीं, ठीक है, चलो।